हेलो गाइस, आई एम रीमा गुप्ता फ्रॉम एआर क्लासेस। जैसे कि लास्ट टाइम की जो मैं वीडियो अपलोड की थी वो थी हमारी डिमांड के फैक्टर्स थे और साथ ही लॉ ऑफ डिमांड हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो आज हम उसके आगे चलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे कि अभी मैंने जितनी भी वीडियोस आपके लिए अपलोड की हैं वो अभी बेसिक्स ही चल रहा है। 10 वीडियोस के बाद मैं आपको थोड़ी लॉन्ग वीडियोस लूंगी क्योंकि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। मेरा मेन मोटिव यही है कि जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स में हैं अभी भी, उन लोगों को पहले बेसिक स्ट्रांग हो जाए, देन उसके बाद हम थोड़ा स्पीडली वीडियोस बनाऊंगी, लेंथी वीडियोस बनाऊंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। बिकॉज बेसिक्स आ जाए तो फिर आप आगे इजिली समझ सकते हो। सो इसलिए मैंने आप लोगों से ये चीज डिस्कस की कि हम लोग सबसे पहले, मैं जो आपकी बेसिक्स वीडियोस डाल रही हूँ वो आप प्लीज अच्छे से पढ़िए, क्योंकि उसके बाद ही आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाद ही आपको ये सारी वीडियोस बिल्कुल इजीली समझ आएगी और इंटरेस्ट बन जाएगा। सो आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड की असम्पशंस और एक्सेप्शंस। मैंने कल आपको बताया था लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड इज अ रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस, और इनवर्स रिलेशन रहता है, मींस नेगेटिव रिलेशन है। जब प्राइस बढ़ जाता है डिमांड कम हो जाती है, एंड व्हेन प्राइस कम हो जाता है डिमांड बढ़ जाती है। तो ये एक इनवर्स रिलेशन जब चलता है, दैट इज उस सिचुएशन में हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है। तो अब बात करते हैं इसकी एक्सेप्शंस। जब भी कोई लॉ डिस्कस करेंगे उसमें एक्सेप्शंस रहती ही रहती हैं, टेबल डायग्राम विद एक्सेप्शंस के बाद वो लॉ कंप्लीट होता है। सो आज ये लॉ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब असम्पशन का मतलब प्रिकॉशन, ठीक है। तो किस चीजों पे ये लॉ टिकेगा, लॉ ये कब टिकेगा वो ये हमें बताएगा। अब देखो ये लॉ कब चलता है। अगर हम फर्स्ट असम्पशन है कि नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाएगी तो वो उस डिमांड ज्यादा करने लगेगा या कम करने लगेगा, तो इसलिए लॉ डिमांड ये अप्लाई नहीं होगा इन केस व्हेन देयर इज चेंज इन कंज्यूमर इनकम। दूसरा, नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। जो फैक्टर्स आपने पढ़े ना, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स वो थे जो इफेक्ट करता है डिमांड को, तो वो सारे फैक्टर्स इसकी क्या बन जाएंगी, असम्पशंस बन जाएंगी। अगर आप सिंपल तरीके से लो, आपको सिंपली पता चल जाएगा कि वो सारे जितने भी जो फैक्टर्स थे जो आपने पढ़े, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसके क्या बन जाएंगे, असम्पशंस बन जाएंगे। नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, नो न्यू सब्स्टिट्यूट गुड्स डिस्कवर्ड, एंड नो चेंज इन फ्यूचर प्राइस। सो देखो आपने ये सारा उसमें पढ़ा ना, फैक्टर्स में पढ़ा, मैंने आपको समझाया लास्ट वाली वीडियो। अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले उसको अच्छे से देखना कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को, वो इसकी सबकी क्या बन जाती है, असम्पशंस बन जाती है। सो नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट, नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, नो न्यू सब्स्टिट्यूट गुड्स डिस्कवर्ड, क्योंकि अगर नया सब्स्टिट्यूट आ जाएगा तो कंज्यूमर मूव उस पे हो जाएगा, एंड नो चेंज इन फ्यूचर प्राइस। सो दीज आर दी बेसिक असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। और ये बहुत बार पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन तो आता ही आता है। जो एकेडमिक्स वाले हैं क्वेश्चन तो उनको आता ही आता है। जो क्वेश्चन होता है वो पूरी तरह से आता है, लाइक एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड। और जो कॉम्पिटिटिव की बात करें सो वो ऐसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज असम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट असम्पशन ऑफ डिमांड। तो आपको पता होना चाहिए दीज आर दी असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद बात करते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस को ड्रॉबैक्स भी बोलते हैं, लिमिटेशंस भी बोलते हैं। अब इसमें हम ये बताएंगे कि इनकी क्या ड्रॉबैक्स है जिस केसेस पे ये लॉ चलता ही नहीं है। फर्स्ट आ गया गिवन गुड्स। अब आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, व्हाट इज गिवन गुड्स। गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम इंफीरियर गुड्स भी बोलते हैं, और जिस केस में हमारी डिमांड प्राइस के साथ बढ़ जाती है। लाइक प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाती है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड भी कम हो गया। सबसे जो इसकी एग्जाम्पल है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज पोटैटोज। पोटैटोज जो है, इफ इनकेस पोटैटोज का प्राइस हाई हो गया तो पोटैटोज एक ऐसी नेसेसिटी है, एक नेसेसरी है जो हर चीज में डल जाती है। पोटैटो हर सब्जी में डलती है, हर डलता है। फास्ट आ गए तो पोटैटोज यूज होते हैं। तो अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड भी उसकी बढ़ जाती है। दैट इज इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा।
इसकी जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी उस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, तो हम इसको उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रही होगी वो आपकी उसमें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे गुड्स भी होते हैं, वेबलन गुड्स होते हैं, बहुत सारे गुड्स होते हैं जिसपे मैं एक वीडियो नेक्स्ट वाली लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए। सो आपको सिंपल ये याद रखना है, इंफीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड आपका नहीं चलता। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स, जो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स होते हैं जिसमें हम डिस्टिंग्विश करते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो उसमें भी ये लॉ नहीं चलता। कंज्यूमर अगर इग्नोर कर देता है किसी गुड्स को, उस केस में भी ये लॉ नहीं चलता। सिचुएशन ऑफ कोई क्राइसिस आ गया, लाइक अभी पैंडेमिक चल रहा है जैसे कोई आ गया, उस केस में भी ये लॉ नहीं चलेगा। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, अगर आप ये सोच के बैठे हो कि आपने फ्यूचर में देखेंगे क्या होगा उस हिसाब से चीज लेंगे, तो भी ये लॉ नहीं चलेगा। सो दीज आर दी 5 exemptions ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट इज गिवन गुड्स, सेकेंड इज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, थर्ड इज कंज्यूमर इग्नोरेंस, फोर्थ इज सिचुएशन ऑफ क्राइसिस एंड फिफ्थ इज फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, कल मैंने आपको एक टेबल बताया था लॉ ऑफ डिमांड का, उसमें मैंने आपको डिमांड शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा बताया था, उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं अभी, ठीक है। अब देखो, एक लॉ होता है ना, तो उसकी असम्पशन होती है, उसकी एक्सेप्शंस होती है, उसका टेबल डायग्राम भी होता है। सो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो हम बोल सकते हैं ये एक टेबल होता है विच शोज, जो हमें ये बताता है कि कितनी क्वांटिटी को हम डिमांड कर रहे हैं, डिमांड की कितनी क्वांटिटी को हम ले रहे हैं एट अ पॉसिबल प्राइस पे, एट अ पॉसिबल प्राइसेस। डिमांड शेड्यूल क्या है? इट इज अ टेबल। मैंने कल बताया था इकोनॉमिक्स में जितने भी टेबल होते हैं उसको शेड्यूल बोलते हैं। इट इज अ टेबल विच शोज क्वांटिटी डिमांडेड एट अ पॉसिबल प्राइसेस, एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स। First is individual demand schedule. First is individual demand schedule. Second is market demand schedule. First is individual demand schedule and second is market demand schedule. 2 तरह की होती है। क्या डिफरेंस है? जब हम एक इंडिविजुअल की डिमांड देखते हैं ना, एक प्राइस पे, पॉसिबल प्राइस पे, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और जब हम उन सब इंडिविजुअल्स का सम कर देते हैं और उनकी डिमांड देखते हैं, दैट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। याद रखो, डिमांड शेड्यूल क्या है? जब हम देखते हैं कि कितनी डिमांड हो सकती है एक पॉसिबल प्राइस पे, और उसका जो टेबल होता है उसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल वो हो गया जो एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल कितनी डिमांड करता है एक प्राइस पे, और मार्केट हो गया जब हम उन सब इंडिविजुअल्स को कंबाइन कर देते हैं। ये मैं आपको इसके साथ ही अभी टेबल के थ्रू भी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले ये डिमांड शेड्यूल के बाद डिमांड कर्व भी पढ़ लो पहले। डिमांड कर्व जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मतलब जब हम डायग्राम में बताएंगे इसको, किसको? डिमांड शेड्यूल को, वो हमारी क्या हो जाएगी? डिमांड कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। It is also of 2 types. First is individual demand curve and second is market demand curve. ये भी 2 तरह की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व, एक मार्केट डिमांड कर्व। अब क्या डिफरेंस हुआ इसमें? जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो हमारी इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो जाएगी। तो इसको अगर डिफाइन करें तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है ना। और किसकी हो जाएगी रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। उसी तरह मार्केट डिमांड कर्व जो है ये क्या हो गई? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया, डिमांड शेड्यूल होता है टेबल जिसमें देखा जाता है कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं पॉसिबल प्राइस पे। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल में हो गया इंडिविजुअल को देखा जाता है, मार्केट हो गया सम करके देखा जाता है। एंड डिमांड कर्व इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड का शेड्यूल की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है।
सो अब इसको हम अच्छे से और पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। अब उसके आगे आपका आ गया डिमांड शेड्यूल। मैंने आपको बोला विद द हेल्प ऑफ टेबल डायग्राम इसको हमने अंडरस्टैंड करेंगे। डिमांड शेड्यूल मैंने बताया ये एक टेबल होता है जिसमें प्राइस दिया होता है एंड डिमांड्स दी होती है। अब जैसे यहाँ ये टेबल है, इसमें प्राइस दिया है, प्राइस 50, 40 और 30 है। इससे हमें पता चल गया कि प्राइस जो है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। जब प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो हमने ए की डिमांड, बी की डिमांड, अलग अलग डिमांड ली। ए की 5, 10 एंड 15 क्योंकि इंक्रीज होगी, बी की 10, 20, 30 क्योंकि इंक्रीज होगी बिकॉज प्राइस डिक्रीज हो रहा है। मार्केट डिमांड कैसे बन जाएगी, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल डिमांड है, ये भी इंडिविजुअल डिमांड है। जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया वो हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल बन गया। सो इससे हमें क्लियर हो गया ये जो दो हैं दिस इज आर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के अंदर और ये मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर। जब हम इसको डायग्राम में बताएंगे वो हमारी कर्व बन जाएगी। तो इन दोनों डायग्राम के थ्रू वो हम क्या शो करेंगे, अपनी डिमांड कर्व को शो करेंगे। सो फर्स्ट डायग्राम हम बनाएंगे, पहले हम प्राइस और ए की डिमांड को लेकर बनाएंगे एंड बी वाली आप खुद ट्राई करोगे। ए की डिमांड हम कैसे बनाएंगे, कर्व कैसे बनाएंगे, यहाँ लेंगे नीचे क्वांटिटी, यहाँ लेंगे प्राइस, नीचे क्वांटिटी ऊपर प्राइस। क्वांटिटी हमारे पास 5, 10, 15 है तो हमने इसको 5 के डिफरेंस पे ले लिया, 5, 10, 15, 20, 25 एंड प्राइस हमारा 50 तक था तो 10, 20, 30, 40, 50। 50 पे आ गया, देखो 50 पे डिमांड कितनी है 5, तो 50 पे हमने ज्वाइन कर दिया 5 को। 40 पे डिमांड कितनी है 10, तो 40 पे ज्वाइन किया हमने 10 को। 30 पे डिमांड कितनी है 15, 30 पे हमने ज्वाइन किया 15 को। इनको हमने ज्वाइन किया और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आ गया आपका। तो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग आया ये आपकी कौन सी डिमांड कर्व बन गई, ए डिमांड कर्व। इसी तरह आप बी डिमांड कर्व बनाओगे और दूसरी मैंने डिमांड कर्व बनाई मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व को बनाने के लिए प्राइस हमने ये 50 तक पहले ले लिया और ये 45 तक था तो ये 5, 10, 15, 20, 5 का डिफरेंस लेके मैंने 45 तक किया। इनको भी वैसे ज्वाइन करेंगे, 50 पे 15 को, 50 पे 15 को, 40 पे 30 को, 30 पे 45 को किया और ये भी हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग आया और ये हमारी कौन सी डिमांड कर्व बन गई, मार्केट डिमांड कर्व। तो इस टेबल और डायग्राम के थ्रू आप इसको अच्छे से समझ सकते हो जिससे हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वो खत्म हो गया। अब कल मैं आपको टाइप्स ऑफ गुड्स और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ गुड्स एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अच्छे से पढ़ो, बेसिक्स की 10 वीडियोस अच्छे से देखो, बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे सब कुछ अच्छे से आएगा। इंटरेस्ट लेके पढ़ो ताकि आप लोगों को लगे कि आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।